गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू पोल पाथ एंड दिस इज प्रीतमा सिंह। आज के इस सेशन में हम देखेंगे संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज हमारा ये पहला सेशन है भारतीय संविधान पे। इसके पहले हमने आईआर, राजनीतिक सिद्धांत और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये सभी चीजें हैं। हमने इन सभी टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। तो वो बिहार शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट है, इस पर लगे हुए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी टॉपिक हमने दे दिए हैं। प्लस आपको बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी प्लेलिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पहले से ही लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में चेक करें, चैनल पर विजिट करके चेक करें, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको उठाने चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती में भी हमने 2-3 क्लासेस एनसीईआरटी की लगा रखी हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिएगा। प्लस तीसरी प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए, वो है मैराथन प्लेलिस्ट। मैराथन प्लेलिस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टॉपिक एंड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन लगे हुए हैं। प्लेलिस्ट पहले से लगी हुई है, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है, टू द पॉइंट आपके काम की चीज है। तो ये तीनों ही प्लेलिस्ट आप जो है चेकआउट कर लें और वहां से अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोल पाथ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और इस नाम से सर्च करके कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसके द्वारा भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हुई कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट टू स्टडी। और अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन हाई होगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेशन जो है जितने भी अभी मैं दे रही हूँ सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नो डाउट कि ये इसमें लाइक आपको पसंद ना आए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बिरकेनहेड थे, या इरविन थे, या लॉर्ड पालमस्टोन थे, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो थे? तो क्रिप्स मिशन आता कब है? तो देख लीजिए, क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 में आता है। फिर इस समय जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो होते हैं ये वायसराय होते हैं, ठीक है, ये वायसराय होते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, ये किसके जो क्रिप्स किस पे नाम पड़ा है, क्योंकि इसको लाए थे स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो ये आया था। भेजा किसने था? चर्चिल ने भेजा था, चर्चिल ने भेजा था। पीएम थे कहाँ के? ब्रिटेन के, ठीक है। और ये स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? सांसद थे, ब्रिटेन सांसद थे और मजदूर उसके जो है, जो इनकी मजदूर नेता थे, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में आता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपको नीचे ये दिए गए हैं टॉपिक, इनको कालक्रम में लगाना है। कम्युनल अवार्ड हो गया, साइमन कमीशन हो गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया और गांधी इरविन समझौता हो गया। तो इनको कालक्रम में लगाना है। सबसे देखेंगे हम कम्युनल अवार्ड कब आता है? 16 अगस्त 1932 को आता है। तो ये 16 अगस्त 1932 को आता है। साइमन कमीशन कब आता है? वेरी फेमस डेट है, ये 3 फरवरी 1928 को आता है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को आता है। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 1931, यानी कि देखें तो नवंबर 1930 से कब आता है? ये जनवरी 1931 तक होता है। और गांधी इरविन समझौता अगर हम बात करें तो ये मार्च 1931 में होता है। कब होता है? मार्च 1931 में होता है। तो अब इसको हम सीक्वेंस में लगा लेंगे, क्या हमारा ऑप्शन राइट होने वाला है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बी सी डी ए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम में, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मेघालय? किसमें जो है ये लागू नहीं होती है?
तो ये नागालैंड में लागू नहीं होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना होती कहाँ कहाँ पर है? असम में होती है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम में होती है। ठीक है, छठी अनुसूची में दी गई जो है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो तीन ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम ये हो गए। और ये क्या करती क्या है ये स्वायत्त जिला परिषद? आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या करती हैं? तो ये आदिवासी संस्कृति संस्कृति के संरक्षण हेतु है, रक्षार्थ हेतु ये बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली। ठीक है, किसके तहत मिली? भारतीय शासन अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1909 या भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो 1919 है इसी में जो है क्या मिला था? पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली थी। और इसको मार्ले मिंटो के सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है पृथक क्या हुआ था? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। और इसमें होता क्या था कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। तो इसमें मुस्लिमों को एक जो है क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली प्रारंभ की जाती है और मुस्लिमों के लिए इसका प्रावधान किया जाता है। मुस्लिमों यानी मुसलमानों पर लागू किया जाता है। लेकिन इसको जो है 1919 में बढ़ा करके सिखों एवं अन्य वर्गों तक कर दिया गया था। ठीक है, जो अन्य वर्ग उन तक भी ये पहुंचा दिया गया था 1919 में। 1919 की एक विशेषता और है। क्या है वो विशेषता? कि इसमें जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था इसमें शुरुआत कर दी गई थी। तो ये 1919 की दो बातें हैं जो मेन है तो कई सारी, पर ये दो बातें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1858 का, जो भारतीय शासन अधिनियम 1858 का था, इसी को बोला जाता है। और ये जो 1957 का विद्रोह था उसके परिणाम स्वरूप लाया जाता है। इसमें जो है कंपनी का प्रभुत्व खत्म होकर के ये जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंडर में सारी चीजें सत्ता चली जाती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जनरल का पदनाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है, ये भी बात इसी में होती है। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब ये 1958 में वायसराय कौन बना था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे, ये प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और ये हमने 1919 के बारे में अभी चर्चा कर ली है, भारतीय अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा अभी कर ली है। और 1935 क्या कहता है? इसमें एक खास बात जो है 1935 में ये थी कि इसमें जो है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिली थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी, इसमें स्वायत्तता मिली थी। ठीक है, और जो यहाँ द्वैध शासन था तो उसको हटा करके कहा केंद्र में लागू कर दिया गया था। जो प्रांतों में लागू द्वैध शासन था इसे कहाँ कर दिया? केंद्र में कर दिया। तो द्वैध शासन कहाँ कर दिया? प्रांतों से हटा करके केंद्र में लगा दिया गया था। ठीक है, केंद्र में कर दिया।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। द्वैध शासन यहाँ पे चेंज कर दिया था, प्रांतीय स्वायत्ता मिल जाती है भारतीय शासन अधिनियम में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही ऑप्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हमने। देखिए क्वेश्चन क्या है, जितना आप उसको यहाँ वहां से उसके फैक्ट देखेंगे, क्या रिलेशन है, क्या कैसे है, जितना उसको उधारेंगे, ठीक है, कहते खोदते हैं, जितना क्वेश्चन को आप खोदेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए क्वेश्चन को जो है उधेड़ बुन करना बिल्कुल मत छोड़िए। चाहे वो क्वेश्चन आप 1000 बार देखिए, फिर भी उसके रिलेटेड पॉइंट जो नए नए पॉइंट हैं उसमें उनको जोड़ते जाइए। यही पढ़ने का तरीका है, ठीक है। देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है। यह मूलभूत मूल्यों एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। यह संविधान के सार को लिखित में रखता है। यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। यह सभी, तो देखो ये सभी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है, तो ये सारी ही बातें सही हैं। ये दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है और संविधान के सार को लिखित, यानी कि प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में क्या होता है, सार ही तो दिया होता है, उसका एक संक्षिप्त रूप दिया होता है कि इसके अंतर्गत है क्या। संविधान की आत्मा तथा कुंजी है, तो ऐसा भी कहा गया है इसके बारे में, ये सभी है। तो देखो संविधान की प्रस्तावना जो है स्वीकार कब अंगीकृत की जाती है, स्वीकार कब की जाती है, तो 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना स्वीकार की जाती है। कब? 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया जाता है इसको, ठीक है, प्रस्तावना को। और ये प्रस्तावना क्या है, जो पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव का रखा गया था, तो उसी का विकसित रूप है ये प्रस्तावना, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था उसी का विकसित रूप है, क्या है, ये प्रस्तावना, जो कि स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ये बात जो है आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में क्या असत्य है। जो असत्य है वो देखना है, यानी कि एक कोई असत्य है, बाकी सारे सही हैं। राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत उसे जुलाई 35 में लागू किया गया। आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्ता नहीं था। सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांतों का गठन किया गया। केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। तो इसमें जो है गलत क्या है, तो ये जो आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्ता नहीं था, ये गलत है, क्योंकि इसमें तो जो है प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी, है ना, ये तो मेन टॉपिक है, यही गलत है, स्वायत्ता उनको दी गई थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी राइट है। और इस नियम में 1935 में किया क्या गया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन थे उनको प्रांतों से हटा करके और केंद्र में लागू कर दिया गया था। अच्छा, प्रांतों में जो द्वैध शासन थे वो कब दिए गए थे, कब लागू किया गया था, 1919 में लागू किया था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था हुई थी 1919 में हुई थी, जिसको 1935 में हटा करके प्रांतों से केंद्र में लागू कर दिया। ये सारे पॉइंट आप रिलेट करते रहिए, रिलेट करेंगे तभी आपका जो है फिक्सेशन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के एम मुंशी, सरदार वल्लभ देव सिंह और सी राजगोपालचारी, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी, जी वी मावलंकर और रफी अहमद किदवई। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन सी, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी और मुखर्जी को चुना गया था उपसभापति के रूप में, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देकर देखना है। 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, संविधान की प्रथम बैठक होती है और इस बैठक में जो सच्चिदानंद को क्या किया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष, किसको, सच्चिदानंद को इनको अस्थायी सदस्य चुना जाता है। अब इनको अस्थायी भी आता है और अंतरिम भी आता है, अस्थायी या फिर अंतरिम। अंतरिम का मतलब ही होता है अस्थायी, टेम्परेरी, ठीक है।
तो अंतरिम, कोई भी शब्द देके पूछ लेगा। तो अंतरिम या अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद थे। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। किस दौरान चुने गए थे? प्रथम बैठक के दौरान ये चुन लिए गए थे। ठीक है। और अगर देखें कि दूसरी बैठक कब होती है, ये सारी बैठक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें क्या होता है? द्वितीय बैठक है। इसमें जो है किसको चुन लिया जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो किसको चुना जाता है? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको चुन लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थायी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है स्थायी सदस्य। फिर तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर को होती है, जिसमें जो है नेहरू जी क्या करते हैं? नेहरू क्या करते हैं? ये अपना उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेट जो है 9, 11 और 13 एक सीक्वेंस में है। 9 को सच्चिदानंद आते हैं, 11 को जो है राजेंद्र प्रसाद आते हैं, 13 को नेहरू जी अपना प्रस्ताव लेकर आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपका ठीक है, सी ऑप्शन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 20 दिसंबर 1946 को, या फिर 23 दिसंबर 1946 को। तो देखो जो अविभाजित भारत का संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अभी अभी हमने बात की, 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। 11 को इसमें जो है अस्थायी सच्चिदानंद आते हैं, 11 को राजेंद्र प्रसाद आते हैं स्थायी अध्यक्ष, और 13 को नेहरू जी प्रस्ताव लेकर आते हैं अपना। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? तो कब गाया गया था? ये 1887, 1889, 1893 या 1896, कब ये गाया गया था? तो ये जो 1896 में इसको गाया गया था। तो कांग्रेस का अधिवेशन तो होता है 1896 में, लेकिन कौन सा अधिवेशन होता है? तो ये कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें ये गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसकी जो है रचना की गई है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.एन. रॉय और बी.आर. अम्बेडकर। तो ये नारा किसका दिया है? बी.आर. अम्बेडकर का दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि ये दलितों के लिए जिंदगी भर लड़े हैं और उनको बोला है कि शिक्षा ही तुमको उबार सकती है, इसलिए शिक्षित बनो, जागरूक रखो और जागरूक होकर के स्वयं को संगठित करो, फिर अपने उद्देश्य के लिए, और यानी कि अपने जो है तुम्हारे लिए जो भी शोषण है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा रहा है उसके लिए लड़ो। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया है? तो ये 40वां है, 42वां है, 44वां है या 46वां है? तो आप सभी को पता है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है इंसर्ट किया गया है इन तीनों शब्दों को। और ये होता कब है? 1976 में, आपातकाल में होता है, क्योंकि 1975 में आपातकाल लगता है, उसी के बाद ये होता है, इंदिरा गांधी के टाइम पर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को संविधान में इंसर्ट किया गया था। और संविधान में जितने अब तक संशोधन किए गए हैं ये सबसे व्यापक संशोधन था, इसीलिए जो है इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। जो 42nd संशोधन है सबसे व्यापक, अब तक का सबसे व्यापक है, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें 2 नए अध्याय जोड़े गए थे। कौन कौन से 2 नए अध्याय जोड़े गए थे? 4 का, इसको बताएंगे 4 का किससे संबंधित है। ठीक है, और क्या है? 14
14 का, ये 2 नए अध्याय इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, बताएंगे ये दोनों किससे रिलेट करते हैं। और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, और 9 अनुच्छेद जो है जोड़े गए थे। यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। तो सूक्ष्म चित्र की संज्ञा देने वाले जो है कौन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, गॉट इट। और ग्रेनविल ऑस्टिन थे कैसे, अमेरिकी राजनीतिक विद्वान थे, तो ये अमेरिकी थे, ये भी देख लेते हैं, अमेरिकी। और ये थे कौन, ऐसे सुन लीजिए नॉलेज के लिए तो रिलेट कर पाएंगे। ये जो थे भारतीय संविधान के समीक्षक थे, और इनकी रचना कौन सी थी, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, ये इनकी प्रमुख रचना होती है, ग्रेनविल ऑस्टिन की। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जो संविधान सभा की सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष थे कौन, वल्लभ भाई पटेल, ये थे। जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई है। 1909 का भारत शासन अधिनियम, या 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखो अभी अभी हमने बात की कि जो है द्वैत शासन की स्थापना कब हुई, तो द्वैत शासन की स्थापना होती है 1919 में, द्वैत शासन की स्थापना होती है। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 में होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। लेकिन इसी के क्रम में देखिए कि 1935 में द्वैत शासन की स्थापना कहाँ हो जाती है, केंद्र में हो जाती है। ठीक है, केंद्र में हो जाती है। और क्या होता है, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता मिल जाती है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता इनको मिल जाती है। 1919 में क्या है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है उसको सिखों एवं अन्य वर्गों में बढ़ा दिया जाता है, और 1919 में ये मुसलमानों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया आपका बी ऑप्शन राइट। देखो इसमें जो है द्वैत शासन प्रांतों में लगा तो दिया गया था, लेकिन इसके आगे भी जाके क्वेश्चन पूछता है कि सब्जेक्ट को कहाँ कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो 2 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे, हस्तांतरित और दूसरा कौन सा था, आरक्षित। इन 2 भागों में विषयों को, प्रांतीय विषयों को डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा सुनिए, आपकी हस्तांतरित क्या होते थे। हस्तांतरित में गवर्नर जो है उन मंत्रियों की सहायता लेता था कानून शासन करने के लिए, मतलब उन कानून वगैरह बनाने के लिए उन जो है मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित में क्या है, विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे उनकी सहायता से कार्य होते थे। जबकि जो आरक्षित थे, इसमें क्या होता था, आरक्षित विषयों पर गवर्नर जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, और ये जो है सदस्य जो होते थे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। तो यहाँ उत्तरदायी होते थे और यहाँ उत्तरदायी नहीं होते थे। किसके, जो विधान परिषद की बात हो रही है। देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट क्या है 1858 के एक्ट। तो इनमें जो है ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। इसी में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जो बंगाल का होता है गवर्नर जनरल, इसी को क्या पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। पूरे भारत का गवर्नर जनरल इनको बना दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। यानी कि जो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है
इसको अधिकार दे दिया जाता है कि ये पूरे भारत के लिए कानून बना सके। ठीक है, तो और यहीं से जो गवर्नर जनरल का ये था, यहाँ से पद एक क्रिएट किया गया था। तो जो कानून यहाँ से बनते थे इस परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। अधिनियम, ठीक है, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? भारतीय संविधान अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पर हो रही संविधान सभा का गठन, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किस योजना के द्वारा हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन पहुंचता कब है? 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। ठीक है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। ठीक है, और ये प्रस्ताव कब? 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव पेश कर देता है। 16 मई को अपना प्रस्ताव जो है पेश कर देता है। और इसमें यही बातें रहती हैं कि एक संविधान सभा का गठन होगा जिसका जो है जनता अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करेगी, यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वही जो है उसका निर्वाचन करेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचन की बात कही गई। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष हुआ, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनता ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से आकर के वोट नहीं दिए थे, उनके प्रतिनिधियों ने इस सभा का गठन किया था। ठीक है, और इसमें क्या बात थी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होना था, एक सदस्य का निर्वाचन होना था। ठीक है, तो कितना रेशियो क्या था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी कि एक प्रतिनिधि। ठीक है, एक, ये इसका रेशियो था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था? तो 10 लाख जनसंख्या पर था। निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष था। किसके द्वारा था? कैबिनेट मिशन के द्वारा था। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। प्रस्ताव कब किया? 16 मई को किया। चलिए आगे देखेंगे। 18 क्या कह रहा है कि जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जो जनगण मन का हिंदी संस्करण है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? राष्ट्रगान एज अ राष्ट्रगान, गीत तो वो है वंदे मातरम, राष्ट्रगान के रूप में। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और ये किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कठोर संविधान वह है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, इनमें से कोई नहीं। तो जो कठोर संविधान वो है कि जिसे सामान्य विधि निर्माण, जो नॉर्मल विधि निर्माण की प्रक्रिया है कानून बनाने की, उससे भिन्न प्रक्रिया, यानी कि उससे कठोर प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सके, वही जो है कठोर संविधान कहलाता है। लचीला क्या है कि बहुत ही नॉर्मल सामान्य विधि के जो निर्माण की प्रक्रिया होती उसी के द्वारा हो जाता है। और मिक्स क्या होता है? मिक्स होता है कि कुछ प्रावधान जो होंगे, कुछ ये संशोधन कैसे होंगे? सामान्य के द्वारा हो जाएंगे, और कुछ में बहुत कठोर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो वो मिश्रित होगा। ठीक है, तो मिश्रित कैसा? हमारे भारत का मिश्रित है। भारत का कैसा है? मिश्रित संविधान है। इसमें कुछ तो संशोधन बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं और कुछ होते हैं बहुत ही कठोर तरीके से। तो हमारा भारत का मिश्रित है। अगर यूएसए का देखें तो ये कठोर है, ठीक है। ब्रिटेन का देखें तो ये नम्र है। ब्रिटेन ये कैसा है? लचीला, ये लचीला है। तो ये 3 मेन एग्जाम्पल हैं, कठोर, मिश्रित और लचीला के। नेक्स्ट देखते हैं। और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप रिवीजन फोकस होकर के लीजिए। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन तब होता है जब एक एक नंबर आप जो है बड़ी मेहनत से कलेक्ट करते हैं, यानी कि वहां पे कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और गलती कब नहीं होती है
कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं आप उसमें भी उतना ही फोकस करते हैं जितना कि आपके लिए नया क्वेश्चन आता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो है आपको लगता है नहीं ये तो मुझे आता है, लेकिन उसकी जो बारीकियां होती है ना वो सारा खेल खराब कर देती हैं। पूरा जो है जो हलवा क्वेश्चन देखते हैं वो चने बन जाते हैं, चबाने पड़ जाते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो कौन सी जो है उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर होगा कौन सा आपका बी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, 3 ये हो गए। फिर चौथा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता और 5वां हो जाएगा उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा एवं 5वां। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? देखो जो प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 3 प्रकार के न्याय की बात ये करता है, ठीक है। तो ये आप जो 2 प्रकार की कौन कौन सी समानता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और 3 प्रकार के कौन कौन से न्याय हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। लिखिए, फटाफट लिखिए, आगे हम आपको बताएंगे भी इनके बारे में। क्या है कि क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये भारत के संविधान का अभिरक्षक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ये अंतिम व्याख्या करता है, विवेचन करता है, जहां पर कहीं कोई पॉइंट फंस जाता है, जो जहां पर संविधान मूक हो जाता है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती संविधान नहीं बता पा रहा है या मूक हो गया है या नई चीज, नया कुछ इशू ऐसा खड़ा हुआ है, वहां पर संविधान में निहितार्थ अर्थ जो उसके अंदर अर्थ निहित होता है उस अर्थ को निकालते हुए सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है। तो यही जो है संविधान का रक्षक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, अनुच्छेद 1 में है या फिर 3 में या 393 में या 395 में। तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है 393, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक में क्या दिया गया है? एक में बताया गया संघ और नाम जो है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य के जो नाम दिए गए हैं वो जो संघ क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी और राज्य, इनके नाम दिए गए हैं। 3 में आपको क्या दिया गया है? 3 में बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण और अगर जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये सारी चीजें 3 में दी गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित थे? 2, 3, 4 या फिर 6? तो अगर हम बात करें तो जो कितने क्षेत्रों के जो है राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित थे? तो 4 थे, ठीक है। कौन कौन से थे? ए बी सी डी, ए बी, ए भाग बी, सी और डी, ये 4 नामों से थे। ए में बहुत सारे राज्य आते थे, फिर बी में आते थे, सी में आते थे और डी में आ जाते थे। तो डी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ जाता था। इसी प्रकार अगर ए में देखें तो असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब चीजें आ जाती थी। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप ए बी सी डी ये 4 भाग होते थे। कब से? जो जब भारत का संविधान बना था उसके बाद फिर जो है राज्यों के अलग राज्य, पृथक राज्यों के लिए भाषाई आधार पर मांग होती है, उसमें फिर आगे जो है कई सारे राज्य बनते हैं, उनका अलग से फिर एक प्रकार किया जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। वो हम देख लेंगे, उसको वो टॉपिक भी लेंगे। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समता का सही समूह पहचानिए। अभिव्यक्ति और अवसर की समता,
आर्थिक और सामाजिक समता, राजनीतिक और प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो संविधान में क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी, अभी अभी हमने बताया था। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है और 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है और 2 प्रकार की जो है अवसर की जो है समता की बात की जाती। वो कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। न्याय कौन से हैं, जो न्याय होंगे ना वो कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो है 3 प्रकार के आपके न्याय हो जाएंगे। संविधान सभा को अपनाया कब गया था, तो 22 जनवरी 1947 में अपनाया गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये सारी चीजें बार बार बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्याय हो गया और ये समता हो गई। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमने पहले अभी भी कर ली है। चौथा हो जाएगा आपसी भाईचारे की भी बात है आपके संविधान में। ठीक है, आपसी भाईचारा, इसकी भी बात की गई है। तो प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, न्याय, 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया आपसी भाईचारा। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। क्या है, न्याय व कर्तव्य, न्याय व समानता, स्वतंत्रता व समानता, न्याय व नैतिकता। ठीक है, बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ के समझिए। धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की गई है, इसमें अंतर संबंधित है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या निहित है। तो देखो, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता निहित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अगर हम अर्थ समझें तो सभी को अपने जो है धर्म और मान्यताओं की मानने के लिए पूरी आजादी देना। तो क्या हो गया, स्वतंत्रता से संबंधित हो गया और सभी को देना, यानी कि सभी को इक्वल देना। ऐसा नहीं किसी धर्म को दे दिया पूरी आजादी और किसी को हमने दबा दिया, किसी का विरोध कर दिया। तो समानता, दोनों चीजें इसके अंतर्निहित है, यानी कि हमने सभी को समान रूप से स्वतंत्र किया हुआ है कि वो अपने धर्म को मान सके, अपने धर्म को फॉलो कर सके, विश्वास उपासना कर सके। ठीक है, स्वतंत्रता एवं समानता। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, कुछ घंटों में ही हम दे देंगे अपना काम जो है। जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है, नेक्स्ट वीडियो संविधान पर ही आएगी और बहुत जल्दी आएगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंतर्गत रखे होंगे। तो यदि आप हमारी व्याख्या और क्वेश्चन दोनों को लेते हुए चलेंगे तो मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा संविधान का। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी चीज की, तो आप मेरा चैनल उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। और सबसे पहले आप जो है सेहत अपनी संभाल कर रखें, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें और रिवीजन और प्रैक्टिस, इस पे खास फोकस आपका होना चाहिए लास्ट टाइम में। और बाइट साइड नोट्स, जो टॉपिक आपके कमजोर लग रहे हैं, जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, उसके बाइट साइड नोट्स आप तैयार करते रहिए। तो इतना पक्का करना है आपको और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद।